देश और क्या है राष्ट्र। राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा क्या है और देश इस अवधारणा में किस स्थान पर आता है। या फिर प्रश्न ये है कि देश की कोई अवधारणा है और राष्ट्र उसमें सम्मिलित किया जाता है, या फिर ऐसा है कि राष्ट्र और देश दोनों अलग अलग एंटिटी हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। या फिर ऐसा है कि दोनों एंटिटी अलग अलग हैं, दोनों अस्तित्व अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। सोचो कि आखिर राष्ट्र क्या है, देश क्या है। पिछले दिनों हमारे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस देश में गुलामी के काल से शासन कर रही है, उसके सबसे बड़े नेताजी इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भाषण दिया, आश्चर्य तो ये कि उसका वीडियो बनवाया गया और उसका वीडियो डाला गया। उनसे पत्रकार चर्चा करते हुए पूछ रहा है देश के बारे में, देश के हालात के बारे में, तो महोदय ने कहा कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। वो कहते हैं भारत कोई राष्ट्र है ही नहीं। वो कहते हैं इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये तो राज्यों का एक संघ मात्र है, ये पूरा का पूरा राष्ट्र नहीं है। और जब ये बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि इस देश में आज से नहीं, राष्ट्र की अवधारणा को अरबों साल से संजोया गया है, लेकिन अरबों साल से संजोई हुई उस अवधारणा को वो स्वयं नहीं जानते, तो जो कुछ गलत जानते हैं उसे जबरदस्ती देश पर थोपना चाहते हैं। आश्चर्य ये है कि वो इस देश में बैठकर नहीं बोल रहे हैं, वो बैठकर बोल रहे हैं एक ऐसे देश में जिस देश ने हमारे देश पर सैकड़ों साल तक शासन किया। उसमें बैठकर वो अपने देश के बारे में कह रहे हैं कि ये राष्ट्र नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, अपितु भारत तो स्टेट्स यानी कई सारे राज्य हैं और उन राज्यों का संघ है। अब प्रश्न यही खड़ा होता है कि सच में क्या होता है राष्ट्र। उन्होंने वहां अंग्रेजी के 2-3 शब्दों का प्रयोग किया। एक यूनियन ऑफ स्टेट्स एक फ्रेज है, दूसरा नेशन और तीसरा किंगडम। उन्होंने हमारे इस देश की जो वास्तविक अस्तित्व की अवधारणा है उसे नेशन और किंगडम के झगड़े में फंसाने का प्रयास किया। हालांकि मैं साधुवाद देना चाहूंगा वहां बैठे हुए एक आईपीएस को, जो भारत का ही एक आईपीएस अधिकारी था, और वहीं बैठे हुए वो झगड़ पड़ा। और सबसे बढ़िया बात उस आईपीएस की मुझे जो अच्छी लगी, उसने खड़े होकर वहीं उसके सामने बहस करते हुए, उसे रिटेलिएट करते हुए जवाब दिया और 2300 साल पहले पैदा हुए आचार्य चाणक्य की राष्ट्र की अवधारणा को उसने उसके सामने प्रस्तुत किया, जिसका उसके पास जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो बंधुओं, वही अवधारणा जो आचार्य चाणक्य देते हैं वो अवधारणा मैं आपको देता हूं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। अच्छा, ये न केवल ये राष्ट्र की अवधारणा आचार्य चाणक्य की है, अपितु ये हमारी पारंपरिक अवधारणा है जो मूल से चली आ रही है। अच्छा, ये पारंपरिक अवधारणा ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि ये हमारी अवधारणा है, हमारा सिविलाइजेशन इसे मानता है, अपितु दुनिया का कोई आदमी इस अवधारणा को नकार नहीं सकता। दुनिया में राष्ट्र के संबंध में लोगों की अपनी अपनी हाइपोथेटिकल अप्रोच है, लेकिन ये जो वास्तविक अवधारणा है, इस वास्तविक अवधारणा को संसार में कोई झुठला नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता कि ये अवधारणा नहीं। मैं आप लोगों से एक बात चाहूंगा कि मैं यहाँ जब बैठा हूँ आपके बीच में चर्चा करने के लिए, तो यहाँ जब आया हूँ एक शब्द आता है, आपने शब्द सुना होगा कवि। सुना है क्या? कवि शब्द सुना है? आपको पता है कवि ये तुकबंदी करने वाले भी होते हैं, लाता आता खाता जाता पिता जोड़ते रहते हैं बाद में वाक्यों के, और वो कवि बन जाते हैं। वास्तव में कवि शब्द परमपिता परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है, और कवि शब्द का अर्थ होता है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी अर्थात जो समाधान देख सकता हो, जिसमें समाधान देखने की योग्यता हो, उसका नाम कवि होता है। तो मैं जब आपके पास यहाँ बैठा हूँ तो ये सोचकर बैठा हूँ कि हम सब मिलकर ईश्वर के इस गुण का सामीप्य करने की कोशिश करें और समाधान की खोज करें। किस समाधान की खोज करें? तो उससे पहले हमें समस्या जाननी पड़ेगी और समस्या के बाद हम समाधान की तरफ जाएंगे।
पहले जाने की समस्या क्या है और समस्या जानने के बाद समाधान की तरफ जाएं, क्योंकि जब तक छात्र की सवाल ही समझ में ना आए तो भला हल क्या ढूंढेगा। राष्ट्र की अवधारणा के संबंध में मैं आपको 4 निश्चित सूत्र देता हूं कि राष्ट्र किसे कहते हैं। किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए 4 शर्तें अनिवार्य है। अगर ये 4 शर्तें राष्ट्र पूरी नहीं करता तो वो जिसे हम राष्ट्र कह रहे हैं वो राष्ट्र होगा ही नहीं। वो राष्ट्र तभी होगा जब वो ये 4 शर्तें पूरी करता। इनमें सबसे पहली शर्त है कि किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए कम से कम एक भूभाग की जरूरत होती है। अगर भूभाग नहीं हो तो राष्ट्र नहीं होता है। सबसे पहली और कम से कम जरूरत है कि आपके पास एक भूभाग हो, तब आप राष्ट्र बना पाएंगे। आपके पास भूभाग ही नहीं है तो राष्ट्र बनाना संभव नहीं है। मूर्खता की बात है जो लोग ये सोचते हो कि भूमि नहीं है और राष्ट्र बन सकता है। पहली जरूरत भूमि। लेकिन भूमि हो और भूमि पर लोग न रहते हो तो भी राष्ट्र नहीं बन सकता। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं भाषण देने नहीं बैठा हूं, चर्चा करने बैठा हूं। इसलिए जब मेरी बात गलत लगे तो खड़े होकर कहना कि ये बात गलत है। पहली जरूरत है आपके पास एक भूमि हो, इसी भूमि पर आप राष्ट्र बनाओगे। लेकिन भूमि हो और भूमि पर पॉपुलेशन ना हो, भूमि पर आपका डेमोग्राफिक कोई स्थिति ना हो, कोई डेमोग्राफिक सिचुएशन ना हो, आपके पास जनसांख्यिकी ना हो, ऐसी सूरत में भी आप राष्ट्र नहीं बना सकते। पहला आपके पास भूमि होना चाहिए। दूसरा, भूमि पर रहने वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए। बिना पॉपुलेशन के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देखो कितनी जमीन पड़ी है, कितनी जमीन, लेकिन क्या कोई राष्ट्र है वहां? क्योंकि वहां पॉपुलेशन नहीं है, वहां लोग नहीं रहते, कोई जनसांख्यिकी नहीं है। तो उस जनसांख्यिकी के अभाव में वहां इतनी सारी जमीन होने के बावजूद भी कोई राष्ट्र नहीं है। तो पहली चीज भूमि, और दूसरी चीज है उस भूमि पर रहने वाला जीवंत चेतन होना चाहिए, मनुष्यों की पॉपुलेशन होनी चाहिए, जनसांख्यिकी होनी चाहिए। यह राष्ट्र होने का दूसरा घटक। लेकिन दूसरा घटक होने के बाद अगर तीसरा घटक ना हो तो भी राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तीसरा घटक है इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक होना चाहिए। अगर इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक न हो तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। उदाहरण देख लो, आज से 90-100 साल पहले हमारे देश में जमीन भी थी, पॉपुलेशन भी थी, लेकिन इस पॉपुलेशन का इस जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। किनके गुलाम थे हम? देखो कैसे डरे बैठे, इंग्लैंड के। ये सोच रहे हैं नुपुर शर्मा इन्हीं का बनेगा। ब्रिटिश सरकार। अरे किसके गुलाम थे हम? नहीं, दोनों के थे। हैदराबाद की रियासत किनकी थी? मुसलमानों की। जूनागढ़ की रियासत किनकी थी? मुसलमानों की है। अरे आप तो हरियाणा में बैठे हो, यहाँ तो मुसलमान है भी नहीं, तब भी डर रहे। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ गुरुकुल के चारों ओर 85% मुसलमान है। सुबह से शाम तक बेचारे 1400 साल से सवाल पूछ रहे हैं, अल्लाहू अकबर। हम तो उनके बीच में बैठ के जोर से बोलते हैं, आप यहाँ बैठ के भी नहीं बोल रहे। आज से 90-100 साल पहले देश में पॉपुलेशन, देश में शासन किनका था? ईसाइयों का और मुसलमानों का। कुछ देश के भूभाग पर ईसाइयों का शासन था और कुछ देश के भूभाग पर मुसलमानों का शासन था। ये कभी नहीं सोचना कि देश केवल ईसाइयों का गुलाम था, क्योंकि हैदराबाद की रियासत और जूनागढ़ की रियासत ही नहीं, कई छिटपुट इलाके ऐसे थे जहां मुसलमानों की रियासतें लंबी चौड़ी और छोटी छोटी भी थी। पश्चिमी बंगाल, जहां पार्टीशन में 16 अगस्त 1946 की रात में भयंकर हमला किया गया था, वहां का मुख्यमंत्री कौन था? सोहरावर्दी, एक मुसलमान था। तो पश्चिमी बंगाल भी पूरा का पूरा किनके अंतर्गत चलता था? मुसलमानों के। अरे वहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी थी, इसीलिए तो अलग से हिस्सा देना पड़ा था। बांग्लादेश जो आज बना है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले तो ये पाकिस्तान ही था, जब बंटवारा हुआ तो एक ही पाकिस्तान था ना, दोनों तरफ मिलाकर। तो ये मुसलमानों की घनी आबादी का इलाका था, यहाँ भी मुसलमानों का शासन था। उधर हैदराबाद में था, इधर जूनागढ़ में था। इसके अलावा भी देश के कई छोटे छोटे गणराज्यों में जहाँ छोटे छोटे इलाके थे वहाँ भी छिटपुट पॉकेट्स थे, जैसे आजकल हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में इस देश में सैकड़ों स्थानों पर मुसलमानों की सत्ताएं थी। तो ऐसा कभी मत सोचना कि मुसलमानों की सत्ता का सूर्य पूरी तरह अस्त हो गया था। मुसलमानों की भी सत्ता थी और ईसाइयों की भी सत्ता थी, दोनों की सत्ताएं थी। हाँ, हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, उन्होंने संघर्ष करना कभी छोड़ा नहीं। लोग हमारे थे, जमीन हमारी थी, लेकिन उन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक
आना तो बोलो, नहीं था कि नहीं था? नहीं था। तो फिर ये राष्ट्र नहीं था। तब इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे अंग्रेजों का उपनिवेश। क्या कहते थे? अंग्रेजों का उपनिवेश, मतलब कॉलोनी। हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे, ना कि एक राष्ट्र थे। राष्ट्र थे ही नहीं हम कॉलोनी थे। आप कितने ही पत्र उठा लो, वहां बार बार लिखा हुआ आएगा इन द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। वो बार बार लिखते हैं। जितने अंग्रेजों के पत्र हैं, मैंने आज तक जितने उठाकर पढ़े हैं और जितनी पुस्तकों में पढ़े हैं, विक्टोरिया 1857 के गदर के बाद जब पत्र लिखती है कि इस देश की प्रजा जो है मेरे पुत्र और पुत्रियों के समान है, तो वो लिखती है इन द कॉलोनियल स्टेट ऑफ इंडिया। वो कॉलोनियल स्टेट था, ये कोई राष्ट्र नहीं था। 3 घटक मैंने आपको बताए राष्ट्र के। पहला घटक क्या है? हमारे पास सबसे पहली जरूरत क्या होनी चाहिए? भूमि। दूसरा घटक है इस भूमि पर रहने वाले लोग, और तीसरा इन लोगों का इस जमीन पर मालिकाना हक। ये 3 चीजें मिलकर बनाती है राष्ट्र का शरीर। लेकिन ये राष्ट्र का शरीर किसी काम का नहीं है अगर इसमें चेतना न हो, आत्मा न हो। इसीलिए आवश्यकता है कि राष्ट्र के भीतर आत्मा होनी चाहिए। राष्ट्र के भीतर आत्मा होगी तो राष्ट्र जीता जागता राष्ट्र पुरुष बन जाएगा। इस देश में एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि यह राष्ट्र कोई सामान्य खंड उपखंडों से बना हुआ, जमीन मिट्टी कंकर पत्थर पानी और पहाड़ से बना हुआ राष्ट्र नहीं, अपितु यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। 3 चीजों से मिलकर बनता है राष्ट्र का शरीर। लेकिन इस राष्ट्र के शरीर को जीता जागता राष्ट्र पुरुष बनने के लिए इसमें आत्मा का संचरण होना बेहद जरूरी है। तो राष्ट्र की आत्मा क्या होती है? राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति। जिस राष्ट्र के पास संस्कृति ना हो, वो राष्ट्र ये 3 चीजें रखने के बाद भी मरे हुए के समान है। चीज जरूरी है संस्कृति, और संस्कृति इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है कि यदि संस्कृति आपकी चली जाए तो आपका राष्ट्र आज ही मर जाएगा। आज ही निकाल दो संस्कृति को, आज ही राष्ट्र मर जाएगा। और आपकी संस्कृति यदि किसी और जनमानस में घुस जाए, किसी और भूभाग में घुस जाए, किसी और डेमोग्राफिक कंडीशन में घुस जाए, तो वहां एक नया राष्ट्र तैयार हो जाएगा, नया राष्ट्र जन्म ले जाएगा। उसका उदाहरण है जॉर्डन में एक आदमी ने जन्म लिया, नाम मोहम्मद के पास कोई जमीन नहीं थी, मोहम्मद के पास कोई लोग नहीं थे, मोहम्मद के पास अपना किसी जमीन पर मालिकाना हक तक नहीं था, मोहम्मद के पास कोई संस्कृति नहीं थी। मोहम्मद ने इन 4 चीजों में से सबसे पहले क्या तैयार किया आप जानते हो? मोहम्मद ने सबसे पहले तैयार की, चाहे जैसी कैसी थी, उसने एक नकली सी संस्कृति तैयार की। और संस्कृति को तैयार करके मोहम्मद ने कुछ लोगों को उस संस्कृति को दिया कि भैया इस संस्कृति को पालना शुरू करो। अच्छा, जब एक पाखंडी किसी चीज को समाज में फैलाता है तो 100% लोग उस पाखंडी का कभी यकीन नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं जो उसके फॉलोअर्स बन ही जाते हैं। इसके भी कुछ लोग फॉलोअर्स हुए, खदीजा और अबू बकर से शुरू करके, और एक काफी बड़ी पॉपुलेशन इसके साथ खड़ी हुई। देखो, सबसे पहला काम उसने क्या किया? सबसे पहले उसने राष्ट्र का चौथा घटक बनाया, यानी संस्कृति। उसने आत्मा को पहले तैयार किया। दूसरा घटक उसने बनाया पॉपुलेशन, यानी फॉलोअर्स तैयार करने के बाद, फॉलोअर्स कम थे, उसने इन्हीं फॉलोअर्स को साथ लेकर किसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए हमला किया। लेकिन वो हमला कारगर नहीं रहा, इसकी पिटाई हुई और पीटकर इसे भगा दिया गया। ये मक्का से मदीना चला गया पिटकर। जिस दिन ये भागा उस दिन इसने हिज्र किया, पलायन किया, इसलिए उस दिन से ये अपना नया साल मनाते, उसे हिजरी सम्मत कहते हैं। ये भाग गया, मदीना जाकर इसने पॉपुलेशन को और बढ़ाया, और पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके ये वापस लौट कर आया। इसने हमला किया और इसने एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर लिया। जिस हिस्से पर कब्जा किया, अब देखो वहां 4 घटक तैयार हो गए। जमीन हो गई, जमीन पर रहने वाले लोग पहले इसने बना लिए थे, उन लोगों का जमीन पर मालिकाना हक हो गया, और इसने अपनी एक अजीब सी संस्कृति का जन्म लिया था पहले ही, और मिलकर बन गया एक छोटा सा राष्ट्र। वहां से इसका ये सिलसिला शुरू हुआ। अब ना इसे जमीन लेने की जरूरत थी, ना इसे लोग लेने की जरूरत थी, ना लोगों का जमीन पे मालिकाना हक देने की जरूरत थी।
इसने इन तीनों घटकों को उठाकर एक और रख दिया और इसने चौथा घटक उठाया संस्कृति, और संस्कृति को लेकर, संस्कृति के बीज लेकर ये घुस गया दूसरे देशों के भीतर और इसने दूसरे देशों में संस्कृति के बीजों को बिखेरना शुरू किया। जहां जहां मोहम्मद की यह संस्कृति पहुंची वहां वहां एक नए देश ने जन्म लिया और शनै शनै धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते, परिश्रम करते करते वो छोटे से इलाके से निकलकर 57 देशों में फैल गए। 57 देशों में। आज दुनिया में मोहम्मदों के कितने देश हैं? 57 देश हैं। 57। ये बनते हैं नए राष्ट्र। सोचो, नए राष्ट्रों ने जन्म लिया, पुराने राष्ट्र मर गए, वहां कोई और राष्ट्र हुआ करते थे, वो राष्ट्र मर गए और उनके स्थान पर नए राष्ट्रों ने जन्म लिया। हम अपने देश में भी देख सकते हैं, संस्कृति के निकल जाने पर राष्ट्र